आज बुलेटिन की शुरुआत करेंगे इस वक्त की बड़ी खबर के साथ। आपको बता दें कि सीएम नीतीश कुमार 23 दिसंबर से प्रगति यात्रा पर निकलने वाले हैं। पहले चरण की यात्रा में सीएम नीतीश जनता को बिहार के प्रगति के बारे में बतलाएंगे और सीएम की इस यात्रा को लेकर के सियासत भी अब तेज है। सीएम की इस यात्रा पर सबकी नजरें टिकी है। बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार 23 दिसंबर से प्रगति यात्रा का आगाज करेंगे। सीएम नीतीश की यात्रा का पहला चरण 23 से 28 दिसंबर तक का होगा। नीतीश कुमार अपने यात्रा की शुरुआत पश्चिमी चंपारण से करेंगे। पहले चरण में 28 दिसंबर तक नीतीश 5 जिलों की यात्रा करेंगे। 24 दिसंबर को नीतीश कुमार पूर्वी चंपारण में रहेंगे। 26 दिसंबर को नीतीश की यात्रा शिवहर और सीतामढ़ी में होगी। 27 दिसंबर को मुजफ्फरपुर में नीतीश की प्रगति यात्रा होगी। 28 दिसंबर को वैशाली में पहले चरण की यात्रा का समापन होगा। नीतीश कुमार की इस यात्रा पर सियासत भी गर्मा गई है। जिला संवाद के नाम पे डर गए हैं नीतीश कुमार। अब बिहार को दुर्गति करके प्रगति यात्रा पे निकल रहे हैं कि 20 सालों में उन्होंने बिहार को कितना दुर्गति किया है। बुद्धि बटाई में नहीं मिलता, समझ का फेर है। अरे प्रगति यात्रा तो क्रमिक विकास का एक सूचक है और महिलाओं का योगदान तो 50% महिलाएं हैं, उनके योगदान को कौन नकार सकता है। नीतीश कुमार का यात्रा पर जाना कोई नई बात नहीं है। नीतीश अब तक के कार्यकाल में 14 बार यात्राएं कर चुके हैं। इस बार प्रगति यात्रा का मकसद जनता को बिहार की प्रगति के बारे में बताना है। नीतीश कुमार इस यात्रा में शराबबंदी के फायदे बताएंगे, महिला सशक्तिकरण की योजनाओं के फायदे गिनाएंगे, स्वास्थ्य के क्षेत्र में सरकार के काम को बताएंगे, युवाओं को नौकरी और रोजगार देने की उपलब्धियां बताएंगे। नीतीश जनता के बीच जाएंगे और अपना काम बताएंगे। नीतीश कुमार हर साल की तरह इस साल भी यात्रा पर निकल रहे हैं। वहीं ग्रामीण विकास विभाग की तरफ से तय महिला संवाद यात्रा भी होगी, जिसमें सीएम नीतीश विभागीय मंत्रियों के साथ शामिल होंगे। नीतीश कुमार विश्वास यात्रा, संकल्प यात्रा, संपर्क यात्रा, जन जीवन हरियाली यात्रा सहित कई यात्राएं निकाल चुके हैं। नीतीश को इन यात्राओं से सियासी फायदा हुआ है। ऐसे में मुख्यमंत्री की प्रगति यात्रा पर सभी की नजरें टिकी हैं। न्यूज़ 18 के लिए पटना से आनंद अमृतराज की रिपोर्ट। सीएम नीतीश की प्रगति यात्रा पर तेजस्वी यादव ने सवाल उठाए हैं। तेजस्वी ने सोशल मीडिया एक्स पर पोस्ट कर लिखते हुए ये लिखा है कि नीतीश एक ही पखवाड़े में एक ही यात्रा का नाम कई बार बदल चुके हैं। महिला संवाद, फिर समाज सुधार और अब प्रगति यात्रा। सीएम नीतीश मानसिक रूप से अशांत हो चुके हैं। किसी भी यात्रा में नीतीश ने लोगों की समस्या का समाधान नहीं किया है। तो तेजस्वी यादव ने सोशल मीडिया एक्स पर ये वो पोस्ट लिखते हुए एक बार फिर से सीएम नीतीश कुमार पर निशाना साधा, उनकी यात्रा पर निशाना साधा। उन्होंने कहा है कि वो लोगों से मुलाकात नहीं करते हैं और कई यात्रा का जिक्र उन्होंने किया है कि पहले महिला संवाद यात्रा, फिर समाज सुधार यात्रा और अब प्रगति यात्रा। सीएम नीतीश मानसिक रूप से अशांत हो चुके हैं, ऐसा तेजस्वी यादव का कहना है। और लोकसभा में मंगलवार को वन नेशन वन इलेक्शन बिल स्पीकर कर लिया गया है और बता दें आपको कि स्वीकार कर लिया गया और साथ ही साथ चर्चा के लिए इस बिल को संयुक्त संसदीय समिति के पास भी भेज दिया गया। एक और जेपीसी में चर्चा की बात कही जा रही थी तो दूसरी ओर इस पर खूब सियासत भी हो रही है। विपक्ष इसका विरोध कर रहा है तो सत्ता पक्ष इसके फायदे गिना रहा है। इस रिपोर्ट के जरिए देखिए। With your permission, I introduce the Union Territories Law Amendment Bill 2024. I introduce the bill. लोकसभा में मंगलवार को केंद्रीय कानून मंत्री अर्जुन राम मेघवाल ने एक देश एक चुनाव बिल पेश किया। जो सदस्य इसके पक्ष में वहां गए, जो सदस्य विरोध में ना गए। साथ ही इस बिल को लोकसभा में स्वीकार भी कर लिया गया। बिल के समर्थन में 269 वोट पड़े और इसके विरोध में कुल 198 वोट पड़े। खास बात है, लोकसभा में पहली बार इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग के जरिए डिवीजन हुआ।
एक देश एक चुनाव पर 32 राजनीतिक दलों ने अपना समर्थन दिया, जबकि कांग्रेस और आरजेडी सहित 15 दलों ने इसका विरोध जताया। वन नेशन वन इलेक्शन बिल के बहाने नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव ने केंद्र सरकार पर हमला बोला और कहा, बीजेपी वाले संविधान विरोधी हैं और इनका मकसद आरएसएस के एजेंडे को पूरे देश में लागू करना है। मेरे विचार में निर्णय हाँ वालों के पक्ष मंत्री जो विधेयक को प्रस्तावित करें। तो ये सब देखिए, केवल आरएसएस के एजेंडे को लागू करना है और ये केवल हमसे मैं सीमित रहना चाहते, केवल जो हो यही रहे, मोदी जी रहे। बिहार एनडीए के नेताओं ने तेजस्वी यादव पर पलटवार किया और एक साथ लोकसभा और विधानसभा का चुनाव कराने का समर्थन किया। सत्ता पक्ष ने कहा, वन नेशन वन इलेक्शन से लाखों करोड़ों रुपए बचेंगे और सरकार स्थिर होकर काम कर सकेगी। वन नेशन वन इलेक्शन बिल आने से सबसे बड़ा फायदा देशवासी को होगा कि लाखों करोड़ रुपए का खर्च बचेगा पूरे देश में। एक सेकंड पहले भी तो वन नेशन वन इलेक्शन था। जब चुनाव शुरू हुआ 52 में इस देश में एक ही साथ चुनाव होता था। ये तो गड़बड़ तब हुआ जब कांग्रेस ने राष्ट्रपति शासन लगाना शुरू किया स्टेट में। समय की बचत होगी, बार बार चुनाव होने से समय बर्बाद होता है, पैसा की बचत होगी, पैसा बहुत खर्च होता है। एक बार चुनाव होगा तो पैसा कम लगेगा, हर तरह से लोगों को सुविधा होगी। लोकसभा में बिल स्वीकार होने के बाद इसे जेपीसी को भेज दिया गया है। पीएम मोदी ने जेपीसी को भेजने की सलाह दी थी कि इसको जेपीसी को दे देना। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने सदन में कहा था कि इस बिल को बहस के लिए संसदीय समिति के पास भी भेजा जा रहा है, क्योंकि पीएम मोदी ने खुद इस बिल को लेकर हर स्तर पर विस्तार से चर्चा की बात कही थी। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18। जेडीयू के राष्ट्रीय प्रवक्ता राजीव रंजन ने एक देश एक चुनाव का समर्थन करते हुए इंडिया अलायंस के रवैये को दुर्भाग्यपूर्ण बताया। राजीव रंजन ने कहा कि एक देश एक चुनाव लागू होने से योजनाएं निबद्ध गति से पूरी होंगी और इसमें कोई भी रुकावट नहीं आएगी। तो कल संसद में एक देश एक चुनाव बिल को पास किया गया है और आपको बता दें, इसे लेकर के जहां विपक्ष इसकी जो रुकावटें हैं उसे गिना रहा था, तो सत्ता पक्ष ने इसके फायदे गिनाए हैं। वन नेशन वन इलेक्शन बिल पर जो कांग्रेस और इंडिया के साथी दलों का रवैया है, बेहद दुर्भाग्यपूर्ण है। इस बिल से न केवल योजनाओं की निर्बाध गति से समय पर पूरा होने की संभावनाएं बढ़ेंगी, बल्कि नीतियों की निरंतरता जारी रहेगी। बिहार के पूर्व मुख्यमंत्री लालू प्रसाद की बड़ी बेटी मीसा भारती को लेकर के इन दिनों सियासत काफी गर्म है। राज्यसभा में इन दिनों मीसा की गूंज खूब सुनाई दे रही है। बीजेपी के बड़े नेता संविधान पर चर्चा के दौरान मीसा के नामांकन पर खूब चुटकी भी ले रहे हैं और लालू प्रसाद को इनके पीछे की कहानी की याद दिला रहे हैं। ये रिपोर्ट देखिए। मेंटेनेंस ऑफ इंटरनल सिक्योरिटी एक्ट यानी मीसा, इसी आंतरिक सुरक्षा अधिनियम पर बिहार के पूर्व सीएम लालू प्रसाद ने अपनी बड़ी बेटी का नाम मीसा भारती रखा। आज एक बार फिर इसी मीसा की गूंज संसद में सुनाई दे रही है। संविधान पर चर्चा के दौरान राज्यसभा में बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा ने लालू प्रसाद पर तंज कसा और बताया कि हमने वो भी दिन देखे, लेकिन मीसा नाम क्यों पड़ा? इसलिए क्योंकि लालू जी जब मीसा बहन पैदा हुई तो वो जेल में थे, मीसा में बंद थे, मेंटेनेंस ऑफ इंटरनल सिक्योरिटी एक्ट में बंद थे। उच्च सदन में लगातार 2 दिन संविधान पर चर्चा के दौरान इमरजेंसी का जिक्र हुआ। सोमवार को भी केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमन ने लालू प्रसाद पर निशाना साधा और उन्हें मीसा की याद दिलाई। Maintenance of Internal Security Act 1971, the infamous MISA. And I know of political leaders who have chosen to have their children named after MISA to remember those black days. साल 1976 की बात है। देश की प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी थी।
अटल, आडवाणी समेत विपक्ष के सारे बड़े नेताओं को मीसा एक्ट के तहत जेल में डाला गया था। गिरफ्तार लोगों में लालू प्रसाद भी शामिल थे। आपातकाल के उस दौर में इन्हें भी मीसा एक्ट के तहत इंदिरा सरकार ने जेल में कैद किया था। तभी 22 मई 1976 को लालू के घर में एक नन्ही परी आई। उसी मीसा कानून के नाम पर लालू ने अपनी बड़ी बेटी का नाम रखा मीसा। आज इसी नाम पर खूब सियासत हो रही है। जिस कांग्रेस को उन्होंने इतना तिरस्कार किया, जिस कांग्रेस के निशान को खूनी पंजा कहा, आज अपने स्वार्थ की सिद्धि के लिए उसी कांग्रेस की गोद में बैठ करके गलबहियां कर रहे हैं। संविधान संशोधन का खून जिसके मुंह में लग चुका है, उसके गोद में आज बिहार की लालू प्रसाद यादव और उनकी पूरी पार्टी जाकर बैठ गई है। आज जयप्रकाश की आत्मा भी स्वर्ग में इनको देख के कराहती होगी। माननीय जेपी नड्डा जी, ये तो हम तय करेंगे ना कि हमको राष्ट्रहित की बात करनी है या आपके साथ दंगई कामों में लिप्त होना है। बीजेपी दंगई पार्टी है, आरएसएस स्कूल से निकली है। बीजेपी मीसा के बहाने लालू पर निशाना साध रही है। कांग्रेस पार्टी के साथ गठबंधन और उसके रिश्ते को लेकर चुटकी ले रही है। बार बार लालू प्रसाद को मीसा की याद दिलाने पर आरजेडी पलटवार कर रहा है। अब ये देखना होगा कि मीसा के नाम पर सियासत आगे क्या रंग लेती है। पटना संवाददाता आनंद अमृतराज के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18। जनसुराज पार्टी को लगातार झटका मिल रहा है। उपचुनाव में हार के बाद पार्टी के 2 सीनियर नेता ने कोर कमेटी से इस्तीफा दे दिया। पूर्व सांसद मुनाजिर हसन और पूर्व केंद्रीय मंत्री देवेंद्र प्रसाद यादव ने कोर कमेटी से इस्तीफा देकर प्रशांत किशोर के खिलाफ मोर्चा खोल दिया। तो यार न कोई बंदा रहा न कोई बंदा नवाज। शेर बकरी को एक घाट पर पानी पिलाना चाहते हैं। उनका इस तरह का लहजा वो गवर्नमेंट से चूर है और इस सूरत हाल में कोई बहुत अच्छा रिजल्ट आने की उम्मीद हम नहीं रखते। प्रशांत किशोर की जनसुराज पार्टी अभी विधानसभा के उपचुनाव में हार के सदमे से उबरी भी नहीं थी कि पार्टी को एक और बड़ा झटका लग गया। पार्टी की कोर कमेटी के 2 सीनियर नेता ने इस्तीफा दे दिया। पूर्व सांसद मुनाजिर हसन और पूर्व केंद्रीय मंत्री देवेंद्र प्रसाद यादव ने जनसुराज की कोर कमेटी से इस्तीफा दे दिया। इस्तीफा देने के बाद मुनाजिर हसन ने प्रशांत किशोर के खिलाफ मोर्चा खोलते हुए कोर कमेटी में बिना पूछे 151 लोगों को शामिल करने पर सवाल खड़े किए और सीधे कह दिया कि बाघ और बकरी एक साथ नहीं रह सकते। पहली बात ये कि कोर कमेटी में मुझको सम्मिलित किया जाएगा, इसका कॉन्सेंट हमसे लिया ही नहीं गया। दूसरी बात ये कि 151 आदमी की कोर कमेटी बनती ही नहीं है। दुनिया की किसी पार्टी में 151 आदमी का कोर कमेटी नहीं बनता है, वर्किंग कमेटी बनता है। न कोई बंदा रहा न कोई बंदा नवाज। शेर बकरी को एक घाट पर पानी पिलाना चाहते हैं। मुनाजिर हसन ने प्रशांत किशोर की पार्टी में कॉरपोरेट कल्चर का आरोप लगाते हुए कहा कि पार्टी में कोई आंतरिक लोकतंत्र नहीं है। 50 से 60 लाख सैलरी लेने वाले लोगों का हुक्म मानना पड़ रहा है। जनसुराज को उन जैसे नेताओं की जरूरत ही नहीं। कॉरपोरेट कल्चर क्या, वहाँ कुछ है ही नहीं। कोई डेमोक्रेसी नाम की कोई चीज ही नहीं है। जब लोकतंत्र नहीं रहेगा पार्टी के अंदर, आंतरिक लोकतंत्र, इंटरनल डेमोक्रेसी, तो हम लोगों की ज़रूरत क्या? हम लोग को डिक्टेशन देगा जाके आईपैक का लोग, जिसको 40,000 50,000 तनख्वाह देते हैं ये लोग, तो हम लोग को पार्टी में ज़रूरत क्या है? जनसुराज की कोर कमेटी से इस्तीफा देने वाले मुनाजिर हसन ने प्रशांत किशोर को घमंड से चूर बताया। मुनाजिर ने कहा, पार्टी का जो सूरत हाल है उसमें 2025 में बहुत अच्छे रिजल्ट की उम्मीद नहीं की जा सकती। तो उनका इस तरह का लहजा वो गवर्नमेंट से चूर है और इस सूरत हाल में कोई बहुत अच्छा रिजल्ट आने की उम्मीद हम नहीं। मुनाजिर हसन और देवेंद्र प्रसाद यादव ने जनसुराज की कोर कमेटी से इस्तीफा देकर पार्टी के काम करने की शैली पर गंभीर सवाल उठाए हैं।
दोनों ही नेता राजनीतिक सूझबूझ रखते हैं। बड़ा सवाल ये भी कि क्या दोनों नेताओं को इस बात का अंदाजा नहीं था कि प्रशांत किशोर कई राजनीतिक दलों के लिए काम कर चुके हैं। प्रशांत किशोर के काम करने की शैली प्रोफेशनल है। न्यूज़ 18 के लिए पटना से शैलेंद्र कुमार की रिपोर्ट। क्या नीतीश कुमार का हाल भी एकनाथ शिंदे जैसा होगा? इस सवाल पर अमित शाह की चुप्पी पर आरजेडी ने जेडीयू पर तंज कसा और ये कहा कि 2025 के विधानसभा चुनाव के बाद जेडीयू खत्म हो जाएगा। इधर शक्ति यादव के इस बयान पर जेडीयू और बीजेपी ने भी पलटवार किया है। पत्रकारों ने पूछा एकनाथ शिंदे बनेंगे क्या नीतीश कुमार जी? उन्होंने चुप्पी साध ली, कोई सकारात्मक जवाब नहीं दिया। बेचैनी वहां से उठी है और मैं डंके की चोट पर कहना चाहता हूं, जनता दल यू 43-45 सीट जो अभी है ना, 10 सीट भी नहीं बचा पाएगी। राष्ट्रीय जनता दल के नेता या विपक्ष मत घबराए। जिस तरह से अभी बाई इलेक्शन में इनका सुपड़ा साफ हुआ है ना, 2025 के विधानसभा चुनाव में ये डबल डिजिट में भी नहीं पहुंच पाएंगे। माननीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी नित्य नए दिन जनता के आशीर्वाद से, जनता के विश्वास से और अपनी नीतियों से वो और मजबूत होते रहे हैं। 2025 के विधानसभा चुनाव में एनडीए का लक्ष्य 225 प्लस है और राष्ट्रीय जनता दल के लिए दहाई अंक तक पहुंचना भी बहुत मुश्किल होगा। राष्ट्रीय जनता दल की लक्ष्मण रेखा दहाई अंक है। तो गृह मंत्री अमित शाह के बयान पर जेडीयू के मुख्य प्रवक्ता नीरज कुमार ने यह कहा है कि अगर मौन हो जाया जाए तो ये नीतीश कुमार के नाम की स्वीकृति होती है। नीतीश, आपको बता दें कि नीरज कुमार ने यह भी कहा कि मौन लक्ष्मण स्वीकृति लक्ष्मण। चुनाव के संदर्भ में केंद्रीय गृह मंत्री के साक्षात्कार में नेतृत्व के सवाल पर उनके मौन पर राजनीतिक मंत्रणा हो रही है। अरे मौन लक्षणम स्वीकृति लक्षणम, मौन का मतलब सहमति होता है। नीतीश कुमार जी ग्लोबल थिंकर हैं, क्लाइमेट लीडर हैं। बिहार की जनता की यह मनोदशा है कि विरोधी भी इस बात को स्वीकार करता है कि नीतीश कुमार जी ने बिहार में काम किया है। बिहार विधानसभा चुनाव से पहले महागठबंधन में सीट शेयरिंग का मुद्दा गर्माता जा रहा है और इसे लेकर के पार्टियों में तकरार भी शुरू हो गई है। कांग्रेस ने पिछले विधानसभा चुनाव के मुकाबले 70 से ज्यादा सीटों की डिमांड कर दी है। साथ ही पार्टी की तरफ से 2 डिप्टी सीएम की भी मांग रखी गई है। तो कांग्रेस ने मांग से सहयोगी वीआईपी पार्टी नाराज नजर आ रही है। बराबर है। पिछली बार हम 70 सीट लड़े थे तो जाहिर सी बात है वो तो रहेगा ही। हमारा जो परफॉर्मेंस रहा 2024 में, उसको ध्यान में रख करके जो हमारा स्ट्राइक रेट रहा, जो दूसरे दलों का स्ट्राइक रेट रहा, ये सब बैठ करके हम लोग पार्टी के जो शीर्ष नेतृत्व के लोग हैं आपस में तय करेंगे। बदली हुई परिस्थितियों में आप कहीं भी जाते हैं, जो लेटेस्ट पर्चा होता है, जो लेटेस्ट डाटा होता है, उसी पे तो बात होती है। कांग्रेस पार्टी की तरफ से जिस तरह से बयान आ रहा है, ये सब बयान और सीट शेयरिंग की बातें जो हैं, ये तो सारे घटक दल को एक साथ बैठ के तय तमन्ना आदमी को करना चाहिए। और इस तरह की बातें जो हैं, जो सामने आ रहा है कि 70 में लड़ेंगे, 80 में लड़ेंगे, 60 में लड़ेंगे, तो इस तरह की बातें नहीं होनी चाहिए। ग्रामीण विकास मंत्री ने तेजस्वी की माई बहिन मान योजना पर सवाल उठाते हुए ये कहा कि उन्हें अपने परिवार से फुर्सत नहीं मिलती है। नीतीश कुमार ने महिलाओं के उत्थान के लिए काम किया है। जब मौका जनता नहीं देती है तो माँ बहन को देखने लगते हैं। किस माँ बहन को उन्होंने लोकसभा में टिकट दिया? एक टिकट अगर किसी महिला को मिला तो अपनी बहन को उन्होंने दिया। अपने जब चुनाव विधानसभा के लड़ते हैं तो अपने भाई को देते हैं। तो उनको अपने परिवार से फुर्सत मिलेगी तब ना माँ बहन को देखेंगे। और नीतीश कुमार जी तो 19 सालों में जितना माँ बहन को देखना है वो तो ऊंचाई पर पहुंचा दिया।